जेकेएल स्पेशल बेबाक मुंसिफ पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुंसिफ में आपका खैर मकदम है। बड़ी बहस बेबाक मुंसिफ में आज बात करेंगे लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, एक नया सियासी और आईनी मॉडल। लद्दाख को क्या होगा फायदा? नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी बहस से लद्दाख के इस तारीखी मोड़ पर जिसने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। लद्दाख जहां पिछले कई सालों से माइनस डिग्री दर्जे हरारत में अपने हुकूक के लिए सड़कों पर बैठे लोग आज एक नई सुबह के इंतज़ार में हैं। मरकज़ी वजारत दाखिला और लद्दाख के रहनुमा यानी ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान तवील तातुल के बाद एक तारीखी उसूली इत्तेफाक हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख को अब एक नया सियासी और आईनी मॉडल मिलने जा रहा है। अब लद्दाख सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा, बल्कि उसे कानून साज असम्बली यानी लेजिस्लेटिव यूटी का दर्जा देने की तजवीज़ है, जहां जम्मू कश्मीर के बरक्स ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी मुंतखब चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करेंगे। इतना ही नहीं, लद्दाख की ज़मीनी मकामी नौकरियों और वहाँ की मुनफरद कबायली सकाफ़त को मुस्तकिल तौर पर महफूज करने के लिए आर्टिकल 371 AF&G के तहत नागालैंड और मिजोरम तर्ज के मजबूत तरीन आइनी तहफ़्फ़ुज़ात देने पर उसूली इत्तेफाक हुआ है। अगरचे मरकज़ ने लद्दाख की कम मकामी आमदनी और रेवेन्यू की वजह से इसे फौरी तौर पर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने से इनकार किया है, लेकिन खुद कफील होने पर मुस्तकबिल का रास्ता खुला रखा है। यही वजह है कि 6th शेड्यूल की रट लगाने वाले लद्दाख के रहनुमा अब आर्टिकल 371 के इस मजबूत पैकेज पर लचक दिखाने को तैयार हैं। तमाम लद्दाख के हीरो सोनम वांगचुक और सज्जाद करगिली का कहना है कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जब तक वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री का बाकायदा कानूनी मसवदा ड्राफ्ट सामने नहीं आता, जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त होगा। तो आज की इस बड़ी बहस इसी अहम तरीन पेशरफ पर होगी और बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 371 का ये नया मॉडल लद्दाख के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? क्या ब्यूरोक्रेसी पर मुंतखब नुमाइंदे ने सेलेक्टेड लोग का कंट्रोल लद्दाख में एक नई तारीख रकम करेगा? और क्या ये एग्रीमेंट लद्दाख में जारी बरसों पुराने एहतजाज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा? तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। तो नूरबो चीता जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस लद्दाख के और एक्स काउंसलर हैं लद्दाख LHDC लेह के। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही है मोहम्मद हसन पाशा जो बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी हैं और सजाद करगिली साहब को चेयरमैन KDA, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सईद रज़ा हैं स्पोक्स पर्सन NC के नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के। तो फिलहाल दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। दुंदुब जी, जिस तरह से लद्दाख की असम्बली को जो ऑटोनॉमी मिलेगी, या ये भी दिल्ली की तरह आपको लगता है LG और सेलेक्ट गवर्नमेंट की जो वार पावर्स है उसका अखाड़ा बनेगा? ये डिमांड क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या है, क्या रीजंस हैं? यूटी के बाद फिर ये नई डिमांड, वजह क्या है, क्या लगता है आपको? जी, सबको प्यार भरा नमस्कार। जिस तरह जब हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जम्मू कश्मीर जब इंडिया का पार्ट बना, सो वी कैन से दैट वी आर इंडियन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। एंड जब 1952 में जब JK असेंबली का पहला बजट सेशन पेश किया गया था, उसमें लद्दाख को लेके कोई बजट प्लान था ही नहीं। सो वहाँ से एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन कह सकते हैं, नरेशन कह सकते हैं, एक लोगों में ये एहसास हुआ कि हमें कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलग एक सेटअप चाहिए जहां हम खुद डिसीजन ले सके, विच मीन्स जहां हम सेल्फ गवर्नेंस कर सके। सो 2019 में जो यूटी मिला था उसमें वो सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था।
एंड उस यूटी में एमएचए ने सेंटर को पावर किया, दिल्ली को ज़्यादा एम्पावर किया लद्दाख में बाय अपॉइंटिंग एलजी कमिश्नर सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट। सो वहाँ से हमारे लीडर्स ने यहाँ के लैंड, जॉब और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल ढूंढा जो हमें 6 शेड्यूल में मिला था। सो फ्रॉम लास्ट 6-7 years we are continuously striving and appealing the government, requesting the government to include Ladakh under the 6th schedule of the Indian Constitution। जी अभी हाल ही में जो कहा गया है वो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कहा हम 6 शेड्यूल नहीं देंगे, 6 शेड्यूल जैसा देंगे। हम आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं देंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा देंगे। उसके हेड को क्या कह सकते हैं? सीएम कह सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, लेकिन सीएम जैसा कहेंगे। अरे वाह। सो ये जैसा का मतलब क्या होता है, और रिटर्न में ऐसा कुछ है नहीं। सो लोग यहाँ कह रहे हैं कि 371 मिल जाएगा। सो 371 एक्सटेंड करने के लिए भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जहां आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास वो है नहीं जी, और कोई सेशन भी नहीं चल रहा है। हाँ। सो हमारे यहाँ कहावत है कि बेचोश के संगाला खुलता अजीमो मतंग, कहने का मतलब अभी गाय का बछड़ा पैदा नहीं हुआ, पट्टा कौन लगाएगा, इसकी लड़ाई जो है पहले मत करो, कहते हैं। जी। तो अभी या ये कहें कि शादी हुई नहीं, बच्चे का नाम रखने की तैयारी हो रही है। एग्जैक्टली। सो पहले शादी हो, बच्चा पैदा हो, फिर जी। नाम रखने की लड़ाई हम बाद में करेंगे। So, बिल्कुल बिल्कुल। recent सजाद करगिली साहब, जिस तरह से तुंदुप ने कहा कि ये जो डिमांड्स है ना लद्दाख की, पहले तो आपको मिला था यूटी, ठीक है, यूटी के बाद फिर डिमांड्स दूसरी शुरू हो गई, मांग लगातार चल रही हैं। फिर ये खबरें कि साहब अब 371 तर्ज की जो खुसूसियात है, जो इख्तियारात है, वो मिल जाएंगी। तो तुंदुप ने जिस तरह से कहा सीएम जैसा, ठीक है, या उस जैसा, ये जैसा वाला सिस्टम अभी समझ नहीं आया। क्या लगता है कि मरकज़ी सरकार, मोदी सरकार के साथ कुछ बेहतर होने जा रहा है? वो बशीर बदर ने कहा था ना कि ताल्लुकात तो अब भी है, राबता कम है वाला हिसाब किताब है। हाँ, ये दरअसल आपको मैं बताता चलूं कि जब हालांकि टुंडुप भाई ने बिल्कुल एक बात कही कि जब 2019 में लद्दाख को यूटी दी गई थी, और हमारे यहाँ हम लोग चूंकि करगिल में तो हम पूरी तरीके से इस यूटी सेटअप के शुरू से अपोजिट में थे, जी। तो हम कहते हैं इसको थोपी गई थी। और ये जब थोपी गई थी, और टुंडुप साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में बहुत अच्छी बात कही थी कि ये गाड़ी बगैर इंजन के है। तो ये बिल्कुल बगैर इंजन के एक गाड़ी इन्होंने लद्दाख के लोगों को दे दी, और लद्दाख के लोगों ने 4 साल स्ट्रगल किया है लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिए जाने और लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में शामिल किए जाने की मांग को लेकर। और ये 6ठा शेड्यूल जो है, ये लद्दाख के लोगों के जहनों में डालने वाला अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने 2 इलेक्शन लगातार लद्दाख को 6 शेड्यूल के नाम से जीते हैं। लेकिन आज जब हम लोग अपना ड्राफ्ट लेकर, अपना प्रपोजल लेकर भारत सरकार के पास जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सक्यूजेस करते हैं कि लद्दाख को जो है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू, या फिर लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल नहीं दे सकते, स्टेटहुड नहीं दे सकते, रेवेन्यू इतना नहीं है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई जिसका जिक्र आपने किया, जी जी, जब हमने सरकार से सारी डिमांड्स की, तो उनके पास कुछ बहाने बना करके वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या इसको रिफ्यूज कर रहे हैं देने से। लेकिन जब हम इनको पूछते हैं कि आप हमें क्या देना चाहते हैं, तो ये इस तरह की बातें बताते हैं जिस तरह अभी टुंडुप साहब ने बताया कि हम आपको सीएम जैसा ओहदा देंगे, जो सीएम नहीं कहेंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देंगे, लेजिस्लेचर नहीं देंगे, लेकिन लेजिस्लेचर जैसा ही होगा, या जिस तरह जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है उसके सारे पावरात आपको दे देंगे। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या रहेगी? हाँ, बड़ा सवाल ये है। कैसे कंडक्ट होंगे और उसका वजूद कैसा रहेगा? फिर पूरे लद्दाख की जो डिमांड्स हैं, जो जरूरतें हैं ना, वो भी फिर वो जैसे वाली हो जाएंगी, वो चीज नहीं मिलेगी, उस जैसा दे देंगे, है ना। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट नहीं है लद्दाख में जी।
जम्मू कश्मीर के नॉमेनक्लेचर में लिखा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जबकि हाँ। हम लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हाँ हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, हाँ हाँ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अभी नहीं है। नंबर एक तो ये बात है। जी दूसरी बात, लद्दाख को बहुत ही नॉन सीरियसली ट्रीट किया है सरकार ने, और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के जरिए यहाँ लोगों को वॉइसलेस बनाया गया, जी पिछले 6 साल में यहाँ के लोगों से जमीनों के अधिकार, नौकरियां लोगों से जो है वो छीनी गई, जॉब्स नहीं मिल रहे। बड़ी मुश्किल से अब लोगों को धीरे धीरे कुछ कुछ जॉब्स मिल रही हैं, अदरवाइज आउटसोर्सिंग का एक बिल्कुल न थमने वाला सिलसिला यहाँ चल रहा था, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड स्कैम बोलते हैं, जिस पर कोई यहाँ यूटी में बात करने को तैयार नहीं है। और ये सारी चीजें हैं, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसको जॉइंट वेंचर के जरिए प्राइवेटाइज करने की कोशिशें हो रही हैं, तो इन सब को लेकर के हम अपोज कर रहे हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ। अब हम इस इंतजार में है कि सरकार जो मुसविदा देने वाला है, हाँ। वो कम से कम ड्राफ्ट हमारे सामने लाए, ताकि हमें भी बिल्कुल। पता चले कि सरकार क्या देना चाहती हाँ, है। जिस डिमांड तो के तहत ये- चीजें आ रही है कि उस तरह से हुआ है नहीं। तुंदुप जी यही अपना एक वीडियो चीज मत थी बंद कि करें, लद्दाख की leadership स्क्रीन पर ने- ब्लैक हो जाएगा। लद्दाख की ठीक है leadership ने, आखिरी बात मैं करूं, ठीक। लद्दाख की लीडरशिप ने अभी बातचीत के जरिए जी। यही चीज जताने की कोशिश की थी कि हम फ्लेक्सिबल हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हाँ हम अपनी लचक आ रहे हैं, आपको भी मौका दे रहे हैं कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं लद्दाख को। बिल्कुल। तो वो उसका इंतजार हम देखेंगे कि उनके ड्राफ्ट में क्या कुछ होता है। ठीक है, या ठीक ये है। सिर्फ कोरा ठीक है कागज सज्जाद साहब, होता मैं है। आऊंगा। हसन पाशा आ गए हैं, हसन पाशा, मोहम्मद हसन पाशा बीजेपी से हैं। ठीक है, सईद रजा, सईद रजा साहब। हेलो। जी सर। जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? ठीक है जी 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 जी। ये एनसी करगिल के स्पोक्स पर्सन है, बहुत बहुत इस्तकबाल है सईद रजा साहब। जिस तरह से लद्दाख में डिमांड 6th शेड्यूल के बाद अब यहाँ पर इसको एक अलग से एक जो है एक प्रोग्रेस होने वाला है, दिल्ली से बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन तुंदुप साहब ने शुरुआत की अपने रिमार्क्स में कहा कि जो डिमांड है लद्दाख की, जो चीज़ें चाहिए वो एग्जैक्ट वो मिलती दिखाई नहीं देती। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि चीफ मिनिस्टर जैसा आपको मिलेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव के तहत सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद इसी के लिए ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक सीधा सवाल ये है, क्या 371 आर्टिकल AFG के तहत जो मिलने वाले सेफ गार्ड्स हैं, क्या उतने ही मजबूत होंगे जितना लद्दाख के अवाम 6th शेड्यूल को समझते थे? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे पैनलिस्ट को, मोहतरम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम जुले, सारे व्यूअर्स को। हम तो सर देखिए, अब वी आर फेड अप, हम तो बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, और हम तो अपनी पार्टी में भी ये बात अब रखने जा रहे हैं, और हम तो KDA से भी गुजारिश करते हैं कि, और एपेक्स बॉडी से भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना डिमांड अब बिल्कुल चेंज कर दीजिए, जी। और ये डिमांड रखिए कि अब हमें फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जिस तरह से हम पहले थे उसी तरह से हमें अपने हाल पे वापस ला दीजिए। हमें आपसे अब कुछ नया की ना उम्मीद है, ना हमें अब आपसे कुछ नया चाहिए। हम अब सीधा ये चाहते हैं कि अब आप हमें जिस तरह से हम पहले जम्मू कश्मीर में एक खुशहाल स्टेट में हम थे, उसी तरह से हम फिर से जम्मू कश्मीर में जम हो जाए। हमने सर इनका देख लिया है 2000 एप्लीकेशन के बाद, जितना इन्होंने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बदतर हाल में किसी भी स्टेट को, किसी भी रीजन को किसी गवर्नमेंट ने आज तक आजादी के बाद डाला होगा। तो इसलिए तो हम तो अब ये डिमांड करना चाह रहे हैं, बल्कि हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी लीडरान हैं उनसे कि अब आप ये डिमांड करना शुरू करें कि हमें आप सीधा आप जम्मू कश्मीर के साथ फिर से जम कर दीजिए, हमें फिर से मिला दीजिए। हमें आप अलग बैठ के, हमने देख लिया कि अलग बैठने से आप हमें क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या हालत आपने हमारी की है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम फिर से जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाएं। जी, लेकिन सईद रजा, कि इतना कम टाइम में लद्दाख का ये एक्सपीरियंस क्यों इस तरह से हुआ है? हालांकि यूटी की मांग लद्दाख से ही थी, यूटी मिल जाएगा तो बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। इतने कम टाइम में आप लोगों को कब ये एहसास हुआ कि साहब हम ठगे गए हैं सीधे तौर पर? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये नैरेटिव भी बहुत गलत है कि यूटी की डिमांड पूरे लद्दाख से, ये यूटी की डिमांड पूरे लद्दाख से थी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ लेह की तरफ से थी, और उन लेह के लीडरान को भी अब आप ये बात समझ में आ गया है कि जो ये यूटी का जो ख्वाब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया था, और जिस तरह से इनको मैनिपुलेट करके इस चीज को, पूरे मूवमेंट को चला के यहाँ तक पहुंचाया। अब फॉर्मल जो लीडर्स है लेह के भी, वो भी अब ये बात कहने लगे हैं कि वी वर फार बेटर इन जम्मू कश्मीर। जब हम पूरे 19-20 डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा हुआ करते थे, बहुत सारी नौकरियों में हमारा से हुआ करता था, बहुत सारे प्रोटेक्शंस हमें थे।
आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन लद्दाख को अब आप आज भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो अब ये जो आपका सवाल है, ये तो आप कोई यहाँ पे रूलिंग पार्टी का आदमी होता तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता था जी कि ये क्यों हुआ है, 2019 के बाद ये चीजें क्यों मिली है हमें। क्या बोलते हैं, डेड बॉडीज मिली है हमारे डिमांड के बदले। इतना आप समझ लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स के बदले हमें डेड बॉडीज दिया इस गवर्नमेंट ने। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हम चाहते हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हम। नहीं, 22 सितंबर का आप उठा के देख लीजिए, मैं इल्जाम क्या लगाऊंगा। जी जी ठीक है। तुंदुब साहब जिस तरह से सईद रजा, तुंदुब साहब जिस तरह से सईद रजा कह रहे हैं कि हम ठगे गए, ले की तरफ से 6 शेड्यूल की डिमांड थी, यूटी की डिमांड थी, जो भी था आप लोगों की तरफ से, क्या अब ये लेह लद्दाख के बीच में अब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कि साहब हमें किस तरफ जाना है और आगे की रणनीति, आगे के स्टेप्स क्या होंगे? क्योंकि सब मिलकर कुछ करेंगे तब होगा। तो क्या अब इस डिमांड के बाद, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि जिस तरह की डिमांड है वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या फिर आप जम्मू कश्मीर के साथ जैसा पहले थे वैसे ही जुड़ने को बेहतर समझते हैं, या फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं, रनिंग जो चल रही हैं, उसका इंतज़ार करेंगे? वेल, आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब दूं कि क्या वापस जेएंडके में जाना चाहते हैं, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा नो है और उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं है। जी जी जो जी। पहले एक यूटी बन गया, सब ये बहुत बड़ा अपग्रेडेशन तो था, नो डाउट जी। बट आपने जो सवाल पूछा कि आपको पता कब चला कि ठगा गया था, तो 5 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुआ, 9 अगस्त को पता चल गया कि ठगा गया है। देयर इज नो प्रोटेक्शन, जहां सेल्फ गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा लैंड प्रोटेक्ट नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस प्रोटेक्ट नहीं है। तो रणनीति जो है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट बीजेपी, उन्होंने एक फ्रंट बनाया, केडीए और एपेक्स, जिसमें सबका योगदान था, सबका सपोर्ट था। अब सडनली जो 4 पॉइंट एजेंडा है, वहां से नेगोशिएशन कह सकते हैं, या जो भी कहें, एक स्विच हो गया है और जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। सो नाउ 6 शेड्यूल का जो डिमांड है, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये हमारा कमिटमेंट है, और कांग्रेस के नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये लिखा गया है, व्हेन वी कम टू द पावर वी विल ग्रांट 6 शेड्यूल टू लद्दाख। सो हमारा पॉलिटिकल फाइट, हमारा पॉलिटिकल मुद्दा, हमारा आगे की रणनीति यही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दे और बीजेपी को यहाँ से हटाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है सज्जाद साहब, जिस तरह से बात यही हो रही है कि जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में और अब जो होने वाली हैं, उसमें अभी भी पूरी तरह से एक आज आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं, नहीं लग रहा कि अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो चीज़ें हमें चाहिए पहले ये चीज़ें हो गई हैं, क्या अब जो नई डिमांड है वो पूरी उतरेंगी? और अहम चीज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी को चीफ मिनिस्टर के तहत जो करने का फार्मूला है लद्दाख के लिए क्यों माना गया, जबकि जम्मू कश्मीर में मरकज़ ऐसा करने से कतरा रहा है, रुक रहा है? सज्जाद साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है जी, जिस पर हमने ये कह दिया है सरकार से कि अपना ड्राफ्ट लाएं, ड्राफ्ट दें, रिटन में दें, और फिर उसके बाद उस पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट से राब्ता करेंगे, अपने स्टेक होल्डर्स से राब्ता करेंगे। आफ्टर ऑल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स लद्दाख के हैं जो इस वक्त नेगोशिएशन टॉक्स कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स है तमाम स्टेक होल्डर्स के, तो वो यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हम सरकार से ये जो ड्राफ्ट मांगा है, ताकि हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, स्टेक होल्डर्स के पास वापस जाएं और उनकी सलाह मशवरे के बाद आगे की बात करें। नंबर 1। नंबर 2, क्या स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का जो मांग है क्या दम तोड़ गया है? बिल्कुल नहीं है। ये लद्दाख की डिमांड थी और रहेंगी, चाहे कल आप 371A से लेकर जे तक जितने भी आप कस्टमाइज 371 के कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी 6 शेड्यूल की डिमांड तब भी रहेगी, हमारे फुल स्टेटहुड की डिमांड तब भी रहेगी। एंड हम ये भी समझते हैं कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल जितना जरूरी है उतना स्टेटहुड जरूरी है। जी, क्योंकि हम अब देखते हैं कि जो हमारे इस देश का जो स्ट्रेंथ है, वो इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर है। जब तक फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता, और आप पूरी दुनिया में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर जो है लोकतंत्र है जी, लद्दाख जैसे एरिया को आप जो है लोकतंत्र से महरूम रख रहे हैं।
वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहां कोई हिसाब किताब नहीं है, वहां कोई वॉइस नहीं है। वहां हम देखते हैं कि एलजी ऑफिस में एक सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया जाता है चाय पे, और उसके बाद ट्वीट किया जाता है कि हमने उनको कॉशन किया कि आपको किस तरह से बैठना है, किस तरीके से किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है, कौन सा स्टेटमेंट देना है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं देना है। जी तो हम तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम भारत है, अफगानिस्तान नहीं है। हाँ। तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए, जी उनको ये जो है वो हर चीज को जो है नाप तोल करके बात करना चाहिए, क्योंकि अफसरशाही जरूर कायम हुई है लेकिन मुल्क में अभी भी लोकशाही है। और राजनिवास को लोक निवास बनाने से लोक निवास नहीं बनता है जब तक उसमें लोगों की बात ना सुनी जाए, लोगों की बात ना समझी जाए। ये एक चीज है। और रही बात, जितना ब्यूरोक्रेसी का दमन कंटिन्यू होता रहेगा, 6 शेड्यूल की मांग, स्टेटहुड की मांग में उतनी ही तेजी आएगी। जी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पूरे लद्दाख के अंदर एक अफरा तफरी की सी स्थिति है। जी पिछले तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं, अब लेह में जो है कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा है, वहां कोई इलेक्ट बॉडी ही नहीं है। तो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो तो यूनिलेटरल लिए जा रहे हैं, लद्दाखियों की मर्जी कहाँ है। तो इसलिए जरूरी है कि लद्दाख में लोकतंत्र हो, इसलिए जरूरी है कि लद्दाख में सेफगार्ड हो। आप झुंझुना देकर के लोगों को खुश तो करा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं। ये बात उनको समझनी चाहिए सरकार को। जी, लेकिन सज्जाद साहब एक चीज़ और है, लेह लद्दाख के हवाले से अगर बात करें तो क्या अभी एलजी वाला जो फार्मूला है, कितनी सुनवाई होती है, और जो पार्टियां हैं या वहाँ पर जो समाजी तंजीमें हैं, उनकी जो अवामी जो डिमांड्स हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, वो किस लेवल पर एलजी तक पहुँचती हैं, फिर एलजी के ज़रिए दिल्ली तक जाती हैं, एमएच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक किस तरह से पहुँचती हैं? क्या ये सुनवाई है अभी, जिस तरह के लोगों का जहन बन रहा है लद्दाख में कि नहीं, ये नहीं साहब, ये होना चाहिए, जिस तरह से आप भी शिकायत हमारे यहाँ बैठे हुए टुंडुप चीता जी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में जी, और जी। इन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है कि इनको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में बैठने की जगह नहीं दी गई है। ये है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह इस लद्दाख यूटी में। और जब बीजेपी ने हिल काउंसिल की बागडोर संभाली लेह के अंदर 2019 में, उनका वो लोग हिल काउंसिल चला रहे थे। 2020 में एलजी ऑफिस के सामने सबसे पहला धरना देने वाली कोई जमात थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, और उनका सीईसी था जिन्होंने एलजी के सामने जो है धरना दिया। अब आप समझ सकते हैं कितनी डेमोक्रेसी और कितनी सुनवाई होती है जी। बाकी ये देखिए, बाकी ये जो पॉपुलर वॉइसेस है उनको क्रैश करने के लिए कुछ पार्टी के लोगों को जो है वो सामने लाया जाता है, लेकिन हकीकत में ना उन पार्टीज का कोई वेलफेयर देखा जाता है, ना आम लोगों का, ना आम जो जनप्रतिनिधि है उनकी कोई हैसियत है। आज जो हमारे हिल काउंसिल्स हैं, हमारे हिल काउंसिल चाहे लेह में है चाहे करगिल में है, वो इवन भारतीय जनता पार्टी का भी जो काउंसिल था, जो प्रीवियस काउंसिल था, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनता, हमारी आवाज की कोई हैसियत नहीं है और हमारी आवाज को दरकिनार किया जाता है। तो उससे तो साफ जाहिर है कि कितनी आपकी और कितना आपको जो है ऑन बोर्ड लिया जाता है। जी जी, सईद, जिस तरह से सज्जाद साहब तफसील से बता रहे हैं कि क्या पोजीशन पे हम हैं, लेकिन एक चीज ये भी है जी, ठीक है, ऑडियो का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सही साहब, सज्जाद साहब आऊँगा। सईद रज़ा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सब मरकज़ से, दिल्ली से रेवेन्यू की बुनियाद पर स्टेट का दर्जा रोका गया है, तो लद्दाख को माली तौर पर फाइनेंशियली सेल्फ सफिशेंट होने में कितने साल, कितना वक्त लग सकता है ताकि आपकी जो वाकई जो डिमांड्स हैं लद्दाख की वो पूरी हो जाएं? और ये जो जनाब है मत वो करिए सही ना, है? नहीं मत करिए सेल्फ सफिशिएंट, हमें वापस जोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर के साथ। मैं अभी टुंडू भाई को यहाँ बताना चाहूंगा, ये मेरे बड़े भाई है जी, बट इट इज हाई टाइम कि हम सब ये एक्सेप्ट करें कि जो यूटी का डिमांड था ये बहुत बड़ा ब्लंडर था हमारे लीडर्स की तरफ से। कोई भी यूटी आजकल पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखें, कोई भी यूटी खुश नहीं है। कोई भी यूटी हमेशा ये चाहता है कि हम एक स्टेट बने,
लेकिन हम एक वाहिद ऐसे जगह थे, हमारी लीडरशिप ले की जी। ऐसी एक वाहिद लीडरशिप थी जो इतने यूटी का डिमांड किया है कि हमें डिग्रेड करो आप और स्टेट से तोड़ के हमें एक यूटी बनाओ। तो मेरे को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टिल टुंडू भाई ये क्यों कह रहे हैं कि नो, इट्स अ बिग नो, कि वी डोंट वांट टू गो विद द जम्मू कश्मीर स्टेट, जबकि सर आपके स्टेट में आपको पैसा कम मिले ज्यादा मिले, जितने जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होते थे वो आपके साथ भी लागू होते थे। आपके लिए भी 370 था, आपके लिए भी 35A था, आपके लिए भी जेके बैंक में नौकरियां थी, आपके लिए भी जेकेएस था, आपके लिए भी जेकेपीएस था, आपके लिए भी सारे वो नौकरियां फराहम थे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं। आज वो सारे आपसे छीन ली गई हैं। आप ये कहते थे पहले कि भाई दिल से दिल्ली की दूरी को कम करेंगे, यूटी देंगे। वो हमने देख लिया 5-6 साल में क्या दूरियां कम हुई और क्या दिल की नजदीकियां हुई, वो हमने देख लिया है। इट इज हाई टाइम कि हम सब एक होकर बोले कि भाई साहब हमसे गलती हुई थी, यूटी डिमांड करके हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। कोई भी स्टेट को यूटी बनाने के लिए कोई भी लीडर नहीं, ये नहीं चाहेगा कि हमें डिग्रेड करके भाई अब हमें यूटी बनाओ और एक आईएएस को लाके हमारे सेक्रेटरी को लाके हमारे ऊपर बिठाओ कि वो हमसे सारे फैसले ले ले। टुंडू भाई अभी ले में पिछले एक 1.5 साल से वहां पे ना कोई इलेक्शन हो रहा है, ना कोई चुनिंदा प्रतिनिधि वहां पे फैसला ले रहे हैं। स्टिल वो चाहते हैं कि भाई इसमें ही हमें कुछ मिले। तो नो, इट्स अ बिग नो फॉर अस आल्सो कि हम नहीं चाहते ये बिल्कुल यूटी का। और अगर ये स्टेट का देना, तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट कभी भी हमको ये स्टेट देगी। मशक्कत जारी है, लीडरशिप की मशक्कत जारी है, उन लीडरशिप की मशक्कत को सलाम है, फुल सपोर्ट है। बट हैविंग सेड दैट, इस चीज में अगर ये देरी हो रही है और करीब करीब अब एक डेकेड गुजरने को आ रहा है, 10 साल होने को आ रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप हमें फिर से हमारे पुराने हाल पे छोड़ दीजिए। जिस तरह से आपने 2019 में हमारे साथ किया था, हमें फिर उसी एज में हमें वापस भेज दीजिए। हम बहुत खुश थे और ये ले के लीडर्स मान चुके हैं। आप इनके जो ले अपेक्स बॉडी के चेयरमैन है लगरुक जी, उनके आप स्टेटमेंट उठा के देख सकते हैं कि दे हैव एग्रीड, दे हैव उन्होंने ये चीज माना है कि हम बहुत खुश थे इससे, जो इस सिचुएशन में आज हम हैं उससे तो लाख गुना हम जम्मू कश्मीर में जो थे वो हम वहां पे बहुत खुश थे। तो लेकिन आज की स्थिति सईद रजा, आज की जो स्थिति है जम्मू और कश्मीर के हवाले से, क्या आप अभी भी ये डिमांड रखेंगे? हालांकि जम्मू कश्मीर में वो भी यूटी बनी, सरकार बनी, वहां पर सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार यही कहती है साहब हमारे भी हाथ बंद है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर एटलीस्ट वहां पे एक लेजिस्लेचर तो है, एटलीस्ट सर आज नहीं तो कल इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये मान रही है कि भाई यहाँ पे स्टेटहुड हमने देना है। लेकिन हमारे साथ तो स्टेटहुड के नाम पे कोई बात करने को रेडी नहीं है। आप यहाँ पे हमारे केडीए के को चेयरमैन साहब बैठे, सजाद साहब, इनसे पूछिए ना कि स्टेटहुड के नाम पे क्या इनको कभी आज कितने 6 साल से ये लोग बात कर रहे हैं, 6 साल से ये लोग जा रहे हैं हमारे लीडर्स दिल्ली, आज तक क्या इनसे कभी खुल के बात हुआ है कि हाँ बताइए कि किस तरह से हम स्टेटहुड दे सकते, 6 शेड्यूल दे सकते? कभी कोई बात नहीं। प्रपोजल अब जाके रखा गया है 371 का इतने सालों बाद जी कि हाँ हम ऐसा कुछ देंगे, सीएम जैसा, लेजिस्लेचर जैसा। आप सीधे सीधे बताइए ना कि क्या देना चाह रहे हैं आप, हाँ, कि हम भी उस पर गौर फिक्र करें। तो ये जैसा जैसा करके और 4-5 साल गुजर जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है टुंडुप जी, और जम्मू कश्मीर से मिला दीजिए हमें, वी वर फार बेटर देयर। टुंडुप और सज्जाद साहब दोनों से इसी एक सवाल है। सब जिस तरह से लद्दाख के जो लीडर्स हैं उन्होंने 371 आर्टिकल पर राजी होकर अपने जो बुनियादी डिमांड्स है ना 6th शेड्यूल पर कॉम्प्रोमाइज करके आवाम को क्या मायूस किया जा रहा है? इस तरह का नहीं, राजी नहीं हुए हैं सर, राजी कोई नहीं हुआ है जी। टुंडुप जी पहले आपसे, टुंडुप जी आपसे जी, ये राजी क्यों है या ये इस तरह की चीज के लिए इंतजार है? एक्चुअली इस जो हाल ही में मीटिंग हुआ, उससे पहले जो मीटिंग हुआ था तो हमारे लीडर्स ने ये एक्सप्लेन किया गया था कि गवर्नमेंट ने हमें स्टेटहुड देने से मना किया रेवेन्यू का बहाना बना के, ठीक। एंड देन हमारे लीडरशिप ने ये कन्विंस किया कि किस तरह हम सफिशिएंट है। सो फॉर एग्जांपल अभी वी आर गेटिंग 4,800 समथिंग करोड़। लेट्स से पहले जो यूटी था 6,000 करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था, लेट्स से स्पेशल कैटेगरी में अगर 90-10 का रेशियो देखे तो उस 6,000 करोड़ के बजट को सस्टेन करने के लिए कितना रेवेन्यू कंपोनेंट्स हमें जनरेट करना पड़ेगा। 2-3 कंपोनेंट्स है, एक्साइज, आरटीओ, जीएसटी को लेके हमारा कलेक्शन तकरीबन 1,200 करोड़ था। दैट मीन्स ये जो रेवेन्यू जनरेशन है ये 10,000 करोड़ से ऊपर के बजट को सस्टेन करने के लिए कैपेबल लद्दाख है।
तो पहले मीटिंग में हमारे एपेक्स केडिया का ये कहा गया कि स्टेटहुड के लिए हम किस तरह सफिशिएंट है। एंड कल का जो मीटिंग हुआ, यहाँ लीडर्स के द्वारा भी अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं, तो वो थोड़ा सा एक सरप्राइज था एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़ा शॉकिंग भी था कि ये फ्लिप क्यों हुआ। हाँ। दूसरी बात ये कहा गया जा रहा है कि 6 शेड्यूल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आपको एम्पावरमेंट देता है और 371 जो है आपको स्टेट के लेवल पे देते हैं। और ये इस पे लोग कुछ लीडर्स इस पे खुश दिख रहे हैं कि आपका जो लेजिस्लेचर जैसा है उसके अंडर चीफ सेक्रेटरी के नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है वो आ जाएंगे, लेकिन ऊपर एलजी बैठेगा। सो अब समझ में ये फिर नहीं तो आ रहा चीफ है मिनिस्टर कि वाली अगर आप- डिमांड तो इसमें रही गई आपकी, असल Exactly, मुद्दा तो but- लटक गया है। बट सर जो क्लैरिफाई करना ये था कि 371 ए और जी जो नागालैंड और मिजोरम में है, ज्यादातर उसके साइलेंट फ्यूचर्स जो है सेम है। वो 371 जो है लैंड पे एक आपको सेफगार्ड देता है, लेकिन 6 शेड्यूल जितना नहीं देता है, क्योंकि 6 शेड्यूल जो है रिस्ट्रिक्ट करता है आपके ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है नॉन ट्राइबल्स को, जो 371 ए और जी दोनों में नहीं होता है। 371 आपके पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को एक लिमिटेशन तक आप रोकते हो, बट 6 शेड्यूल का कॉन्सेप्ट जो है अलग है। बिकॉज इफ यू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द 6 शेड्यूल, इट सेज इट इज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सो 6 शेड्यूल जो है बहुत पावरफुल है। और जैसे लीडर्स के बयान आ रहे, कुछ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो मुझे ये लगा कि शायद उनमें 6 शेड्यूल की शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या ये जानबूझ के कर रहे हैं कि क्यों 6 शेड्यूल को छोटा बनाया जा रहा है और 371 को बड़ा बनाया जा रहा है, हालांकि वो आपको एक लेजिस्लेचर पावर देता भी नहीं है और लैंड पे भी उतना सेफगार्ड है नहीं जितना 6 शेड्यूल में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 371 आपका बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है। हालांकि आप 6 शेड्यूल की पैराग्राफ अगर 9 और 10 पढ़े तो किसी भी कमोडिटी के लिए, चाहे आप छोटे से होलसेल के से लेके बड़े बड़े माइनिंग्स तक देखा जाए, उसका लाइसेंस जो है 6 शेड्यूल के द्वारा बनाए गए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या टेरिटोरियल काउंसिल वो देते हैं, ना कि ऊपर से गवर्नमेंट। सो ये जो डिफरेंस बेसिक हम पिछले 6 साल से लोगों को बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, सडनली ये जो 6 शेड्यूल का छोटा और 371 का बड़ा होना थोड़ा सा अजीब लगा। थोड़ा सा केडीए एपेक्स या विद इन एपेक्स की लीडरशिप में इस स्टेटमेंट्स को लेके थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट नजर ना आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। सो ये समझना बहुत जरूरी है लीडर्स को भी कि जो 6 साल से 7 साल से हम लोगों को समझाते आ रहे हैं, सडनली अगर फ्लिप कर देंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि ये फ्लिप हुआ है या फ्लिप करवाया गया है। बहरहाल जो भी है इस पर और भी आगे बातचीत का हम सिलसिला जारी रखेंगे। लास्ट कमेंट मैं कर सकता हूँ या जी जी कि पिछले 1 साल से खासकर अगर हम ले में देखें, एपेक्स बॉडी जो है अब ज्यादातर रिलीजियस ग्रुप्स का एक बॉडी है। तो चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, शिया कम्युनिटी हो, सुन्नी कम्युनिटी हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, इन सब में एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो है शुरू हुआ है, जो कि एक साथ हुआ है। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी मतलब ये चीजें आने से पहले ये माहौल बनाया जा रहा है, उलझाया जाए लोगों को कि साहब पहले तो आप वही खेल है सारे देश का, जिस तरह से मजहबी तौर पर उलझाया जाए। मैं आऊँगा, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आप तीनों मेरे साथ जुड़े रहें। और भी बहुत से सवाल हैं, एक एक करके लद्दाख के अवाम की जो बात है, जो डिमांड्स हैं, उस पर बहुत अच्छे से गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है लद्दाख के मसाइल को लेकर, 6 शेड्यूल के बाद जिस तरह से नई डिमांड आई है, तीनों ख़ास मेहमानों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। तो तुंडुप नोरबो जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं LHDC लेह से, और जनाब हसन पाशा साहब बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। और साथ ही सजाद करगिल साहब को चेयरमैन हैं KDA के, और सईद रज़ा NC करगिल स्पोक्स पर्सन। जिस तरह से बात हो रही थी टुंडुप जी कि आपने जिस तरह से कहा कि 6 शेड्यूल जैसे उसमें चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि अचानक यहाँ पर अब एक मजहबी कार्ड, रिलीजियस कार्ड खेलने की भी कोशिश हो रही है, क्या वाकई ये चीज़ों का जो डिमांड हुआ था इसके पीछे अब एक रिलीजियस कार्ड खेलकर क्या लद्दाख को एक बार फिर जो है इस तरह से नाउम्मीद किया जा रहा है? लेकिन ये आपके पास ही हो रहा है, लद्दाख से हो रहा है, या फिर
दिल्ली की तरफ से क्या कुछ आपको खबर मिल रही है कि साहब हम जो देना चाहते हैं वो देंगे, और वहाँ पर जो लीडरशिप है लद्दाख की वो क्यों बात नहीं कर रही इन चीज़ों को, जो चीज़ें आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में? 6th शेड्यूल 371 के हवाले से आपने जो बातें रखी, टुंडुप जी। वेल सर, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ हो, आई मीन करने की जो कोशिश कर रहे हैं जी। मैं एक्चुअली हमारे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, स्पेशली हमारे लीडर्स को, एपेक्स से हो, केडीए से हो। जितना ये मजहबी पॉलिटिक्स बीजेपी पिछले इन सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, और लाख कोशिश के बाद भी एपेक्स केडीए का जो यूनिटी है वो अभी तक नहीं तोड़ पा रहे हैं। सो यही एक कारण है कि गवर्नमेंट जो है बार बार बुला रहा है, बात कर रहे हैं, बट फ्रॉम लास्ट 6 years गवर्नमेंट ने हमेशा हम पे थोपा गया है, सब कुछ थोपा गया है विदाउट एनी प्रॉपर डिस्कशन। तो जब हम उसका रिजनमेंट दिखा देते हैं, देन एक सडनली एक नया कुछ डिमांड आ जाता है, कोई नया ग्रुप आ जाता है, कोई बोलता है बुद्धिस्ट खतरे में है, कोई बोलता है मुस्लिम खतरे में है, हाँ। कोई बोलता है शिया का लीडर ये जो है ठीक नहीं है, कोई बोलता है सुन्नी का लीडर ठीक नहीं है, कोई मतलब हर रिलीजियस जो है ले में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है। और जिन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है डायरेक्टली, ज्यादातर डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं। सो ये तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कि कौन करवा रहा है करके, बट एट द सेम टाइम ये जो हाल ही में जो हुआ कि 371 को, अगर आप बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझने की कोशिश करें तो 371 जो कस्टमाइज आप किए करके जो लद्दाख को एक्सटेंड करेंगे वहां भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, एंड 6th शेड्यूल को भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है। सो अकेला बीजेपी का, जिसका नंबर्स ऑफ एमपी शायद 240 है आई गेस, और एनडीए का शायद 260 है शायद आई गेस, 293 है आई गेस जी। सो 293 है नंबर्स जो है आपको बनाने के लिए जो वोट चाहिए वो बनाने के लिए जो वोट चाहिए। सो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 371 कीजिए चाहे 6th शेड्यूल कीजिए, आपको इंडिया अलायंस अपोजिशन के एमपी का भी जरूरत पड़ेगा। जी। तो अगर ये पास होगा नहीं तो ये वादे आप क्यों कर रहे हो? सिंगल गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आज किसी भी आर्टिकल पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। जी। बट इस चीज पे से थोड़ा सा हैरानी हमें ये हुआ कि सडनली कि ये 371 बड़ा और 6th शेड्यूल छोटा कैसे हो गया, बिकॉज 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ट्राइबल्स को लेके सबसे पावरफुल पॉलिटिकल टूल है, एंड लद्दाख एज पर अकॉर्डिंग टू शायद 2011 सेंसस वी आर 86 और 87% जो है ट्राइबल्स है, यहाँ के 8 ट्राइब्स है। तो जो इंडिया में और कहीं नहीं है, ये जो ट्राइब्स आप यहाँ पे जो लद्दाख में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अन्य जगहों पे बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ठीक। अगर हम आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, जो हमारे माइनॉरिटीज के कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इट इज द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स मेरा है, मेरे लैंग्वेज को, कल्चर को कंजर्व रखने के लिए, वही आपका भी ड्यूटी बनता है, एक नॉन ट्राइबल्स का भी एक ड्यूटी बनता है फंडामेंटल राइट्स है वो भी इन चीजों को प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि इंडिया के डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर सके। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी इन चीजों को खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहा है पिछले 6-7 सालों से। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर मजहबी कार्ड के जरिए लद्दाख की डिमांड्स को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? बिलाल साहब। सर नमस्कार सर। नमस्कार जुले। तो ये सब कहने वाली बातें है सर, इसमें तो एनसी कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं, चाहे केडीए में ले लो, एपेक्स में ले लो, या हमारे एनसी कांग्रेस के पार्टी के हिसाब से लो, तो ये सारे मिले हुए हैं। तो आप लोगों को मालूम है, हम ये बोल रहे हैं, अभी यूटी की बात कर रहे हैं। जब यूटी का मसला था हमारे संसद में, जब हमारे जेटियन साहब लड़े, या पहले हमारे तुप्तान साहब बीजेपी के मैंडेट से लड़े थे, तब हमारा मैनिफेस्टो ही था हमारे यूटी का। तो यूटी के लिए ही हमारे करगिल और लद्दाख के लोगों ने वोट दी थी, और आज बोलते हैं कि ये यूटी हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा आपको पता है, जब बीजेपी आई है, बीजेपी ने ही हमारे लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट जो दी है, तो और क्या करना चाहिए था? बोलते हैं एनजी साहब के पास हमारी सुनवाई नहीं होती, हर जगह हमारी सुनवाई होती है,
और अब ये तो इल्जामात है सर एनसी कांग्रेस के, तो ये तो लगाते आए हैं और भी आगे भी लगाते जाएंगे जी। नहीं, लेकिन जब बिलाल कल ये बिलाल एक उधर चीज गए- है, देखिए बिलाल, एक एमएच हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो लीगल ड्राफ्ट है ना लद्दाख के लीडर्स के पास, शेयर बिल्कुल। नहीं किया गया। कब तक शेयर करेंगे, कितना वक्त लेगी, और क्या इसमें वो- कोई वो कर लेंगे जो है सर, डिमांड इन्हों- को लेकर शरायत है, शर्तें छुपी हुई हैं? क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं है आप करना क्या चाहते हैं लद्दाख के साथ। सर लद्दाख का अच्छा ही सोच रहा है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी ने जो भी नहीं, वो लद्दाख के लिए अच्छा क्या सोचा है वो ड्राफ्ट अच्छा में सोचा। बताइए ना बिलाल बाकी- साहब, वो क्या अच्छा बाकी करना आप चाहते बताइए, हैं? आपको नहीं आपको भी ये मालूम होना चाहिए था, जो हमारा 370 जो हमारी लद्दाख में चल रहा था, ये सिर्फ एक ही कुछ लोगों के की बिजनेस थी, कुछ लोगों का ये इसमें मफाद था, तो वो सब कुछ ठप हो गया, इसलिए ये बौखलाहट हो रही है, इसीलिए ये जवाब दे रहे हैं। ये कुछ कह सब कुछ कह। तो फिर ये ड्राफ्ट कब तक आएगा? आप मुझे बताइए ना, 370 का क्या बेनिफिट था श्रीनगर में? सिर्फ पथराव करना, लोगों को मारना, लोगों के साथ दरबदरी करना। 370 जब से हट गया है, हमें चैन से जीना होता, नहीं तो हमें कंगन से आगे जाने का बड़ा मुश्किल होता था। मतलब हमारे यहाँ के लद्दाख के लोगों को वहां पे या तो मारा जाता था या लूटा जाता था। जी, लेकिन चलिए 370 वहां से हट गया, ओके, बिल्कुल जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक हो सर। गया, लेकिन अभी तक बिजनेस रूल्स नहीं है जम्मू कश्मीर में। वहां पर भी वही समस्या है जो लद्दाख में है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा कंट्रोल, एलजी के पास सारा कंट्रोल, बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर है लेकिन एक चपरासी को नौकरी नहीं दे सकते। नहीं वो धीरे धीरे सब कुछ होते जा रहे हैं सर। अभी कल ही ये लोग गए, तो आपको पता है वहां पे 371 दिया गया। तो जितने भी मुद्दे वहां पे दिया गया, इन्होंने वहां पे एक्सेप्ट करके आए इन्होंने कि भाई ये हमारे लिए अच्छा हो गया। सारे लीडरों ने बोल चुके हैं और अभी बोल रहे हैं भाई हमें ये चीजें नहीं है वो, तो ये तो कहने वाली बात है सर। अपोजिशन का तो काम है, किसी भी पार्टी का अपोजिशन करेंगे। नहीं, वो तो लद्दाख की जनता की भी बात हो रही है ना, अपोजिशन के हवाले से चलिए ठीक है, सियासत जनाब, करते हैं, वो लेकिन लद्दाख की जनता माफ करेगी अगर? 10 साल पहले वो जनता की बात कहाँ थी? हमारे वही लीडर्स थे जिन्होंने हमें यूटी चाहिए बोल के डिमांड किया, इन्होंने खुद डिमांड करके लाया है और आज बोल रहे हैं यूटी हमें नहीं चाहिए। आप खुद सोचो। सईद जो है एनसी हमारे के वो ये यही बिल्कुल बता रहे हैं, सर। सईद ने यही कहा कि जिन चीजों पर बातचीत हुई थी उस पर तो धोखा हुआ है, हमको पुराने अच्छे दिन दे दीजिए। जनाब कौन से हम धोखा? जम्मू उस कश्मीर टाइम के तो साथ कौन सा अच्छे बोला थे, था? हमको उसी से जोड़ दीजिए। जब हमारी डिमांड पहले थी तब कोई स्टेटहुड का कोई शिक्षण का बात मुद्दा छड़ा ही नहीं था। हमें वो हमारी डिमांड ये थी कि हमें यूटी चाहिए। लद्दाख के लेडू का यही डिमांड था कि हमें यूटी चाहिए, तो हमारी भारत सरकार ने यूटी दे दी। तो उसके अलावा और क्या करना था आप बताइए ना। नहीं, यूटी का ये लेवल तो धीरे-धीरे दे दिया, डिमांड बढ़ाते जा यूटी तो दे दी, लेकिन यूटी के साथ जो डिमांड थी लद्दाख और लेह की, वो कहां है फिर? वो डिमांडें बाद में की गई है, लेकिन वो डिमांडें भी धीरे धीरे पूरी हो रही है, पूरी होते जा रही है। आपको मालूम है, देखो आप हमारे लद्दाख जैसे खित्ते में जो 7 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो ये क्या कोई कम है? जी। इसके अलावा अभी 371 दिया जा रहा है जी। तो इतनी डिमांडें जो दे रही है और धीरे धीरे और भी डिमांडें बढ़ती जाएंगी, तो डिमांडें देती जा रही है। और हम भी वही कह रहे हैं कि जो डिमांडें ये कर रहे हैं वो डिमांडें हमारे लेके जो एक्स सीसी है हमारे गेल्सन साहब, तो उनका भी तो वही डिमांड है, हर जगह वो भी डिमांड कर रहे हैं, तो ये डिमांडें तो होती जाएगी। ठीक है। अब बोल रहे हैं भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई हर चीज का कोई मतलब टाइम तो मिलना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए। आते ही कैसे मतलब हर सारे चीजें साथ में कहां से होगा? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी साल से ज्यादा सरकार हो गई बनकर, वहां पर भी यही रोना है कि साहब हमें काम करने दिया नहीं जाता, बिजनेस रूल्स बने नहीं हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर अभी लद्दाख में, तो क्या लद्दाख में भी वही सीन दोहराया जाएगा? लद्दाख के जो लीडर्स बने वो आपस में बन नहीं रहे हैं। रूबला साहब कहीं कुछ और बोल रहे हैं, उनके सीएम है उमर अब्दुल्ला कुछ और बोल रहे हैं, परसों कोई और आउट हो रहा है, इनका अपना बन नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? नहीं, वो छोड़ दिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो पार्टी का अंदरूनी, लेकिन बिजनेस रूल क्यों नहीं है? तो फिर लद्दाख में ये चीजें फिर क्या कॉपी की जाएंगी? लद्दाख को भी ऐसे ही? नहीं, ये भी हो रही है, हर काम हो रहा है, धीरे धीरे हर काम को बढ़ा रहा है, लेकिन एक साथ कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है। सजाद साहब, सजाद करगिली साहब नहीं है, सजाद साहब सुन रहे हैं? ठीक है, कुंदुब जी, सईद आप जवाब देना चाहते हैं? सही जवाब दें, एनसी के स्पोक्स पर्सन। जी बिलाल भाई ने पूरे नैरेटिव को बहुत ही मिसलीड कर दिया। यहाँ पे इतना झूठ बोला इन्होंने अभी पिछले कुछ 1 मिनट में। सबसे पहले इन्होंने बोला कि सब ने मिलकर के यूटी मांगा था, तो हमने पहली बात तो करगिल से किसी एक बंदे ने भी वोट नहीं डाला यूटी के फेवर में।
आप अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, सजाद भाई भी उसमें कैंडिडेट थे और हम सब ने सजाद भाई को वोट डाला था। दूसरी तरफ से करबलाई साहब भी निकले थे, बट सब ने जो भी वोट डाला है वो जेटीएन को नहीं डाला। हमने यूटी के फेवर में वोट नहीं किया था, हमने सजाद भाई को वोट डाला था। और यहाँ के जो बाकी लोग थे उन्होंने करबलाई साहब को वोट डाला। वो हमारे बीच में डिवीजन हुआ, वो अलग चीज है, बट हमने यूटी के फेवर में वोट कभी नहीं किया। करगिल ने कभी भी यूटी के फेवर में वोट नहीं किया। हमने ना डिमांड किया ना हमने वोट किया, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि थुप्स्तान जी जब गए थे तो उनको हमने यूटी के लिए वोट किया तो वो एमपी बने। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर थुप्स्तान जी ने यूटी के लिए उनको वोट देके उनको एमपी बनाया, तो व्हाई डिड थुप्स्तान जी ने फिर एपेक्स क्यों बनाया? अगर वो इतने यूटी से खुश थे तो फाउंडिंग मेंबर जो एपेक्स बॉडी का है, जो आज एक मुज़ाकरात में पिछले 7 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एपेक्स बॉडी, जो कि एक बिल्कुल लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, पीपल्स मूवमेंट चला रहे हैं। तो थुप्स्तान जी ने वो क्यों किया? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इनसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी के मेरे भाई से, कि आपने अभी कहा कि 7 डिस्ट्रिक्ट दे दिया और क्या देंगे? इतना अनफेयरली डिस्ट्रिक्ट दिया है, पूरे 18,000 लोगों पे 12,000 लोगों पे एक जगह डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, दूसरी जगह पे पूरा गेटोइजेशन करके, मार्जिनलाइज करके सारे मुस्लिम्स को एक डिस्ट्रिक्ट में डाल के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया है करगिल, जिसमें 84 रेवेन्यू विलेजेस है। आपने एक जगह पे 17 से 18 रेवेन्यू विलेजेस के साथ डिस्ट्रिक्ट दे दिया है और दूसरे पे 84 से ज्यादा रेवेन्यू विलेजेस के साथ एक जगह पे आपने डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। इतना अनइक्वल यहाँ पे, अनफेयरली यहाँ पे इन्होंने बाउंड्रीज को बांटा है, लोगों को बांटा है। ठीक है, बिलाल साहब जवाब दें, और ये सईद का जवाब दे दें, वक्त बहुत कम है। लास्ट इनका ये था कि हमें टाइम चाहिए करने के लिए। 7 साल हो गए सर, 7 साल हो गए। 7 साल में इन्होंने क्या किया, क्या दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, कि केडीए, ठीक है, बिलाल जवाब दें, बिलाल जवाब दें, सईद का जवाब दें। लास्ट बात जी, केडीए में सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी है। अगर ये कह रहे हैं कि वो केडीए और एपेक्स बॉडी गुमराह कर रही है, तो दैट मींस कि फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी ये एक्यूज कर रहे हैं कि वो भी हमें गुमराह कर रही है। तो इस चीज का भी जी, ठीक है, बिलाल जवाब दें, बहुत कम टाइम है। बिलाल सर, ये बोल रहे हैं कि हमारे ये रौला भाई बोल रहे हैं, एनसी के लीडर बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने मतलब 7 साल में क्या काम किया। इनसे पूछिए ना 70 साल में इन्होंने क्या किया। एनसी कांग्रेस ने 70 साल में करगिल में क्या काम किया था? जी, आप 7 साल का बता दीजिए ना, 70 साल का बहुत ज्यादा हो जाएगा। शुरू हो गया जी। 7 साल में क्या नहीं किया सर? वही यही बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्टों की बात भी वही है। डिस्ट्रिक्ट में चलो हमारे मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिन्होंने डिमांड की थी उन्हीं के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दिया गया। हाँ, हमें थोड़ा सा फील है जो को हमारा छोड़ दिया है, उसकी हमें भी फील है। चंगथंग ने कब डिमांड किया था डिस्ट्रिक्ट का जो उनको दिया? चंगथंग ने कब डिमांड किया? डिमांड किया तो तभी दिया, नहीं डिमांड किया बगैर तो नहीं दिया। मुझे चंगथंग ने भी डिमांड किया अपनी जगह में। उनका एक दिखा दीजिए, उनका एक डिमांड दिखा, एक चिट्ठी दिखाइए उनका कि कब डिमांड किया था चंगथंग ने। एक जस्ट शो मी थोड़ा देखा। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है आपका। गवर्नमेंट ने जिसको चाहा उसी को दिया। डिमांड का कोई यहाँ पे जिक्र मत करिए आप। जिसको गवर्नमेंट ने चाहा उसी को दिया है, डिमांड के ऊपर नहीं है। संघ को सत्यपाल मलिक जी के, मैं आपको 10 मेमोरेंडम्स दिखाऊंगा संघ की पब्लिक ने जो फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर गवर्नमेंट्स को करके डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया था, लेकिन चंगथंग ने कभी डिमांड नहीं किया था। बिलाल भाई, चंगथंग ने भी अपना डिमांड बार किया है। आप भी बोलिए बिलाल भाई कि चलिए आप बीजेपी में रहते हुए कम से कम ये तो एक्सेप्ट करिए ना कि आज मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में डाल के बुद्धिस्ट मुस्लिम को लड़ाने का कोशिश किया जा रहा है। कम से कम इस पर तो बोलिए। विद इन पार्टी भी आप इतना तो बोल सकते हैं, इतना तो आजादी आपको भी होगा बोलने का। ये जो लड़ाई का मसला निकाला है, एनसी कांग्रेस ने निकाल के रखा हुआ है भैया। बीजेपी कभी नहीं चाहती है। बीजेपी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस एनसी कैसे डिस्ट्रिक्ट दे सकता है? ये तो बीजेपी ही देगा ना, सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट दे सकता था। देते समय क्यों नहीं दिया? दे सकता था, क्यों नहीं दे सकता था? आपको पता है हमारा सब डिवीजन बना के खोखला सब डिवीजन फेंक के रखा था, आपको पता नहीं है? बिलाल भाई 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे ना, कम से कम अनफेयरली तो डिवाइड नहीं किया ना। एक को 5, एक को 2 तो नहीं दिया ना, जितना भी था एक था। 5 दिया भाई, 50 दिया है, कोई 5 नहीं दिया है। 2.5 लेह को दिया है, 2.5 करगिल को दिया है। कौन सा चंगथंग, नुब्रा, लेह। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं बिलाल भाई? हाँ, पूछे सर, पूछे, कोई बात नहीं जी। 1 to 1 है जी। मुबारक है, आपके पार्टी ने 7 डिस्ट्रिक्ट दिया, 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए। फिर एक सवाल था कि हमारे वेस्ट की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो द्रास है, बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो नुब्रा है, ईस्ट में चंगथंग है, राइट? बिल्कुल। आपको शायद पता होगा कि
गिलगित बाल्टिस्तान स्कर्दो पे इंडिया का एक क्लेम रहा है और 1994 में पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो का लीगल क्लेम जो है वो हिंदुस्तान का है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान की इस एरिया को इंडिया का और पाकिस्तान का डिस्प्यूट एरिया माना गया है और सेम जजमेंट जो है आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने भी दिया है। तो कल जो आपने डिस्ट्रिक्ट बनाया था उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं था, क्योंकि जो 7 डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू विलेजेस का आपका मैप बना है वो आज लद्दाख बना हुआ है। सो टेक्निकली आपके पार्टी ने जो सालों से लीगल क्लेम जिस एरिया पे हमारा था वो शायद पाकिस्तान के पास चला गया, और ईस्ट में जो अक्साई चीन है जिसपे हमारा एक क्लेम हुआ करता था वो कल आपने शायद चाइना को दे दिया है। सो क्या आपका पार्टी ट्रेडर्स के साथ तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है? जी बिलाल। हैं? अब निकालो। हेलो बिलाल, आप टुंडुप का सवाल समझ पाए हैं? हेलो। जी जी, चलिए टुंडुप एक चीज ये बता दो, आखिरी नहीं समझे सर सवाल हमने। जी टुंडुप जी, आखिरी सवाल है कि क्या ये आप जो कानूनी पेचीदगियां हैं, ठीक है, ये जो इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं इसकी चक्कर में आपकी जो नई डिमांड है वो लगता है पूरी होगी कभी? और दूसरा, मुझे लग ही रहा था कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी के जो सियासी लीडर हैं एक तरह से इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। टुंडुप पैदा करने की कोशिश हुई। ये चीज जो जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू हाँ, बिलाल भाई अपना स्पीकर ऑफ कर देंगे? हेलो जी बिलाल, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज आपके फोन पे। जी टुंडुप बताएं, लास्ट कमेंट। जी सर, जो अभी जो डिमांड्स जो मैं अभी टेक्निकल चीजें कुछ बता रहा था जी, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ नेशनल इशू। क्योंकि हमें हमेशा पीओ के ये वो गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, इन चीजों के नरेशन हमने बहुत सुने हैं और उस पे लीगल क्लेम्स भी है, डिस्प्यूट है। इसीलिए लद्दाख में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, एक LAC और LOC है जिसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हाँ। जब डिस्ट्रिक्ट दिया था, अगर आप शायद कुछ न्यूज़पेपर्स में तो जब भी इस लद्दाख का मैप बनाया उन्होंने ले जो है गिलगित बाल्टिस्तान में दिखा दिया है, द्रास जो है अक्साई चीन में दिखा दिया है। सो इस ज्योग्राफी को करेक्ट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में बनता है। बिल्कुल, बड़ा सवाल आपने उठा दिया। जी दूसरी चीज जो आप ये बुद्धिस्ट माइनॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी कह रहे हो, मैं रफली एक फिगर देता हूँ। ले का वोट जो है 89,000 वोट है और कारगिल का जो है 94,000 है। ठीक, उसमें से नियरली 15,000 जो है बुद्धिस्ट वोट है और ले में नियरली 9,500 या लेट्स से 10,000 जो है वो बुद्धिस्ट वोट है, मुस्लिम वोट है। तो अगर कंबाइन करें तो 6 to 7,000 वोट जो है बुद्धिस्ट का ज्यादा है लद्दाख में, एज पर द इलेक्टोरल रोल ऑफ 2024। ठीक। सो ये कहना, ये अभी जो ले में बुद्धिस्ट के दिमागों में ये डाला जा रहा है। ठीक है, वक्त बहुत कम है टुंडुप, फिर कभी इस इशू पर आपसे ज़रूर बात करेंगे तफसील से। बहरहाल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की काफ़ी देरी की वजह से सवाल उनसे नहीं हम ले पाए। बहरहाल लद्दाख की जो नई डिमांड है वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के हवाले से जो बात हो रही है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान के जो हसास सरहदों से जुड़े इस खित्ते में मुंतखब हुकूमत का जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है वो इस मामले में कितने इख्तियारात उसको मिलेंगे और क्या कुछ लद्दाख के लोगों को उनकी जो असली डिमांड्स हैं, उनकी जो अपनी सोच है या उनकी अपनी जो ज़रूरतें हैं किस हद तक पूरी होंगी, मरकज़ी सरकार उस पर क्या फ़ैसला लेने वाली है, जब उसका ड्राफ्ट सामने आएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की इस बहस में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बेबाक मुनसिफ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। JKL स्पेशल बेबाक मुंसिफ पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।